1499 में वास्को डी गामा का कालीकट पहुंचना दुनिया के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। इससे समुद्री व्यापार और उपनिवेशवाद का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसने यूरोप और एशिया दोनों की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। मसालों की प्यास और अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित पारंपरिक व्यापार मार्गों को दरकिनार करने की इच्छा से प्रेरित होकर पुर्तगालियों ने पूर्व की ओर एक साहसिक यात्रा शुरू की। पुर्तगालियों का भारत आगमन शांतिपूर्ण नहीं था। उन्हें स्थानीय शासकों, खासकर कालीकट के जामोरिन से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें स्थापित व्यापार नेटवर्क पर उनके अतिक्रमण का बुरा लगा। हालांकि पुर्तगाली बेहतर नौसैनिक तकनीक से लैस और एक अडिग महत्वाकांक्षा से प्रेरित अपना दबदबा स्थापित करने के लिए दृढ़ थे। 1505 में पुर्तगाली भारत के पहले वायसराय के रूप में नियुक्त फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनी शुरुआती जीत को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका प्राथमिक उद्देश्य आकर्षक मसाला व्यापार पर नियंत्रण हासिल करना और हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसैनिक वर्चस्व स्थापित करना था। उन्होंने एक आक्रामक रणनीति अपनाई, अरब व्यापारियों के साथ नौसैनिक युद्ध में लगे रहे और स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन किया, जो जामोरिन की शक्ति का मुकाबला करना चाहते थे। अल्मीडा ने भारत के पश्चिमी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह शहर गोवा के रणनीतिक महत्व को पहचाना। उन्होंने 1510 में बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा कर लिया। इसे पुर्तगाली भारत की राजधानी बना दिया। गोवा आगे चलकर पूर्व में पुर्तगाली साम्राज्य का गहना व्यापार का एक हलचल भरा केंद्र और आने वाली सदियों तक उनकी शक्ति और प्रभाव का प्रतीक बन गया। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, जो 1509 में अल्मीडा के बाद वायसराय बने, पुर्तगाली साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली और निर्णायक नेताओं में से एक थे और भी अधिक महत्वाकांक्षी और क्रूर विस्तारवादी साबित हुए। उन्होंने पुर्तगाली साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने पूर्व में एक विशाल पुर्तगाली साम्राज्य की कल्पना की, जो व्यापार मार्गों के साथ प्रमुख रणनीतिक बिंदुओं को नियंत्रित करता है और हिंद महासागर पर हावी है। उनकी दृष्टि में पुर्तगाल को समुद्री व्यापार का निर्विवाद नेता बनना था। अल्बुकर्क का शासनकाल पुर्तगालियों के लिए तेजी से क्षेत्रीय विस्तार का काल था। उनके नेतृत्व में पुर्तगाली नौसेना ने कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया के एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र मलक्का पर कब्जा कर लिया, जिससे मसाला व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण और मजबूत हो गया। यह विजय उनके साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उन्होंने हॉर्मुज में एक किला भी स्थापित किया, जो फारस की खाड़ी के प्रवेश द्वार की कमान संभालता था, और इस क्षेत्र में पुर्तगाली उपस्थिति को और मजबूत किया। और 1510 में दूसरी और आखिरी बार गोवा पर कब्जा कर लिया। गोवा को उन्होंने पुर्तगाली भारत की राजधानी बनाया। अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगाली केवल व्यापारियों से एक दुर्जेय औपनिवेशिक शक्ति में बदल गए, जो अपने सैन्य और नौसैनिक शक्ति के लिए जाने जाते हैं। उनका प्रभाव पूरे हिंद महासागर में फैल गया, जिससे पुर्तगाल एक प्रमुख समुद्री शक्ति बन गया। भारत में पुर्तगालियों की उपस्थिति धार्मिक उत्साह और राजनीतिक व्यावहारिकता के एक जटिल परस्पर क्रिया द्वारा चिह्नित की गई थी। ईसाई धर्म के प्रसार की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने सक्रिय रूप से मिशनरी गतिविधियों में भाग लिया, चर्च स्थापित किए और स्थानीय आबादी को परिवर्तित किया। जेसुइट मिशनरियों, विशेष रूप से फ्रांसिस जेवियर के आगमन ने इन प्रयासों को तेज कर दिया, जिससे विशेष रूप से गोवा में बड़ी संख्या में लोगों का धर्मांतरण हुआ। हालांकि धार्मिक रूपांतरण हमेशा शांतिपूर्ण या स्वैच्छिक नहीं था। पुर्तगाली, जो अक्सर सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना से प्रेरित होते थे, स्थानीय आबादी पर अपने स्वयं के मूल्यों और विश्वासों को थोपना चाहते थे। इससे तनाव और प्रतिरोध पैदा हुआ, खासकर जब पुर्तगालियों ने हिंदू और मुस्लिम प्रथाओं को दबाने की कोशिश की, जिन्हें वे ईसाई धर्म के साथ असंगत मानते थे। भाग 5, साम्राज्यों का संघर्ष, पुर्तगाली और मुगल। 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के उदय ने पुर्तगालियों को भारत में एक शक्तिशाली नई ताकत के संपर्क में लाया। यह एक ऐसा समय था जब भारत में विभिन्न शक्तियां अपने प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रही थीं। हालांकि पुर्तगालियों ने शुरू में मुगल सम्राट अकबर के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे,
जो उन्हें अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के खिलाफ एक संभावित सहयोगी के रूप में देखते थे, लेकिन यह संबंध हमेशा स्थिर नहीं रहे। समय के साथ तनाव पैदा हो गया। समुद्री व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण और उनकी मिशनरी गतिविधियां, जिन्हें मुगालों ने संदेह की दृष्टि से देखा, विवाद का विषय बन गई। पुर्तगालियों की समुद्री शक्ति और उनके धार्मिक मिशन ने मुगालों के साथ उनके संबंधों में और भी जटिलताएं पैदा कर दी। मुगालों ने पुर्तगालियों की गतिविधियों को संदेह की दृष्टि से देखा और यह संदेह समय के साथ बढ़ता गया, विवाद का विषय बन गई। 1602 में मूल्यवान सामानों से लदे और मक्का से लौट रहे तीर्थयात्रियों को ले जा रहे मुगल जहाज रहीमी पर पुर्तगालियों के कब्जे ने संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इस घटना ने मुगल सम्राट जहांगीर को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने पुर्तगाली बस्तियों पर हमला करके और उन्हें सूरत में उनके व्यापारिक केंद्र से निकालकर जवाबी कार्रवाई की। जहांगीर का यह कदम पुर्तगालियों के लिए एक बड़ा झटका था। मुगलों के साथ संघर्ष ने भारत में पुर्तगालियों की स्थिति को कमजोर कर दिया और उनकी शक्ति की सीमाओं को उजागर किया। यह संघर्ष दोनों साम्राज्यों के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। मुगलों के साथ संघर्ष ने भारत में पुर्तगालियों की स्थिति को कमजोर कर दिया और उनकी शक्ति की सीमाओं को उजागर किया। भाग 6 पत्थर और आत्मा में उकेरी गई विरासत, पुर्तगाली शासन का स्थायी प्रभाव। अपने अंतिम पतन के बावजूद पुर्तगालियों ने भारत पर एक अमिट छाप छोड़ी। सदियों लंबी उनकी उपस्थिति के परिणाम स्वरूप एक अनूठा सांस्कृतिक मिश्रण हुआ, जो गोवा जैसे क्षेत्रों की वास्तुकला, व्यंजनों और भाषा में स्पष्ट है। पुर्तगालियों ने नई स्थापत्य शैली पेश की, जिसका उदाहरण पुराने गोवा के चर्च और किले हैं, जो आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में खड़े हैं। भारतीय व्यंजनों पर पुर्तगाली प्रभाव विशेष रूप से गोवा में ध्यान देने योग्य है, जहां विंडालू और बेबिनका जैसे व्यंजन भारतीय और पुर्तगाली पाक परंपराओं के मिश्रण को दर्शाते हैं। पुर्तगाली भाषा ने भी अपनी छाप छोड़ी। गोवा की स्थानीय भाषा कोंकणी में कई पुर्तगाली शब्द शामिल हैं। भाग 7 ढलता सूरज। भारत में पुर्तगाली शक्ति का पतन। भारत में पुर्तगाली शक्ति का पतन एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जो आंतरिक कमजोरियों और बाहरी चुनौतियों के संयोजन से प्रेरित थी। यह पतन कई दशकों में फैला हुआ था और विभिन्न कारकों का परिणाम था। पुर्तगाली साम्राज्य बहुत अधिक विस्तारित और डच और अंग्रेजी जैसी अन्य यूरोपीय शक्तियों से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा था। अपनी विशाल संपत्ति को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। इन प्रतिस्पर्धाओं ने पुर्तगालियों की स्थिति को और कमजोर कर दिया। विकास के बजाय शोषण पर केंद्रित उनकी कठोर औपनिवेशिक नीतियों ने स्थानीय आबादी को अलग थलग कर दिया और आक्रोश को हवा दी। इन नीतियों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाया। 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के उदय ने पुर्तगालियों को और कमजोर कर दिया, जिन्होंने मुंबई, जिसे बॉम्बे भी कहा जाता है, जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण मराठों को खो दिया। मराठों की बढ़ती शक्ति ने पुर्तगालियों के लिए भारत में बने रहना और भी कठिन बना दिया। 18वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में पुर्तगालियों की उपस्थिति काफी हद तक गोवा, दमन और DIU तक ही सीमित थी। छोटे छोटे क्षेत्र जो 1961 तक उनके नियंत्रण में रहे, इन क्षेत्रों में भी पुर्तगालियों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। भाग 8 निष्कर्ष, व्यापार, विजय और सांस्कृतिक आदान प्रदान की एक कड़ाई। भारत में पुर्तगालियों का इतिहास एक जटिल और बहुआयामी कथा है। वे मसालों और धन की इच्छा से प्रेरित होकर व्यापारियों के रूप में आए, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाओं ने जल्द ही उन्हें विजेता और उपनिवेशवादी में बदल दिया। क्रूरता और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों से चिह्नित उनके शासन ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। भारत में पुर्तगालियों की उपस्थिति हालांकि अंततः अल्पकालिक विश्व इतिहास की परस्पर जुड़ाव और पार सांस्कृतिक मुठभेड़ों के गहन प्रभाव की याद दिलाती है। उनकी कहानी महत्वाकांक्षा, विजय और सांस्कृतिक आदान प्रदान की कहानी है, एक ऐसी विरासत जो उनके किलों के पत्थरों, उनके व्यंजनों के स्वाद और आज भारत में लाखों लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में अंकित है।